सेंचुरी भी पूरी हो सकती है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। उसके लिए आंदोलन 27 मार्च को निर्धारित किया गया है, जिसमें आप सबकी सहभागिता जो है अनिवार्य है। नमस्कार मित्रों, यूपी अपडेट के साथ हाजिर हूँ आपके सामने। उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी कोलकाता में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। आज अधिवेशन का पहला दिन है और अधिवेशन के पहले दिन में ढेर सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। इससे पहले जब अखिलेश यादव पहुंचे थे कोलकाता तो उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया में खबरें छप रही हैं, उसके मुताबिक अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी के लोग जिस तरह से कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तरजीह नहीं देने की रणनीति बना रहे थे, उस पर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ उस तरह का तालमेल नहीं रहेगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने अमेठी में जाकर सभा की थी और अमेठी में जाकर लोगों से मुलाकात की थी और उनकी सभाओं में, उनके कार्यक्रमों में काफ़ी भीड़ जुटी थी, उससे साफ हो गया है कि अमेठी में इस बार समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है संसदीय सीट पर। क्योंकि अमेठी में अभी तक होता ये रहा है कि राहुल गांधी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति जब वहाँ से चुनाव लड़ता था कांग्रेस की टिकट पर, तो समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ में कोई कैंडिडेट नहीं उतारती थी। ये इस तरह का एक सहयोग बना हुआ था। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये स्थिति और साफ हो जाएगी कि रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी की किस तरह की भूमिका रहने वाली है। बहरहाल कोलकाता से जो खबरें आ रही हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, वो ये है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कोलकाता की तरह, पश्चिम बंगाल की तरह भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में डट कर मुकाबला करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए क्या करेगी, इसको लेकर आने वाले दिन में, यानी कि कल जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन होगा, तब कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कोलकाता अधिवेशन पर नज़रें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि वहाँ पर 2024 के चुनावों की रूपरेखा तैयार करना है और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। वैसे अखिलेश यादव पहले से ही ये घोषणा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने साथ जो इस वक्त उनके साथ जो पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर ही वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे और इसके अलावा उनके साथ छोटे दलों में बाकी दल बचे नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के साथ पहले से ही उनकी अनबन शुरू हो गई है और एक तरह से वो उनके साथ उनका गठबंधन टूट चुका है। तो अब बचे खुचे लोगों के साथ, बचे खुचे जो उनके साथ छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर वो आगे की रणनीति तय करेंगे और इसको अमली जामा पहनाया जाएगा कोलकाता में। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार का 6 साल पूरा हो गया। लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 1450 करोड़ की करीब 352 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री आए हुए थे, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर आए हुए थे और ये कार्यक्रम काफ़ी देर चला और इस कार्यक्रम से ख़ास बात ये निकल कर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को वहाँ पर मौजूद, जब कार्यक्रम में काफ़ी लोग मौजूद थे, तो उन्होंने, राजनाथ सिंह ने इस सवाल को उठाया और कहा कि योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर 6ठा साल उन्होंने पूरा कर लिया है और इसके साथ ही उनके नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। इससे पहले जो है लंबे समय तक, इतने लंबे समय तक कोई एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काम नहीं कर सका था और इस नाते योगी आदित्यनाथ के नाम एक और उनके साथ एक रिकॉर्ड जुड़ गया है। राजनाथ सिंह ने बाकायदा इस बात की चर्चा की कि संपूर्णानंद ने इससे पहले लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में काम किया है, लेकिन उसके बाद अब ये रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ के नाम हो गया है और वहाँ पर उन्होंने मौजूद लोगों से खड़े होकर इस बात के लिए ताली बजाने के लिए कहा और एक करतल ध्वनि से शंखनाद के साथ योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला साल सेलिब्रेट किया गया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए।
शायद आप लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी कि आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, आज तक इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है। सारे रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डॉक्टर संपूर्णानंद जी अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस रिकॉर्ड को यदि किसी ने तोड़ा है, हमारे योगी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा, एक बार खड़े होकर तालियां बजाकर अपनी शुभकामनाएं इसलिए मैं योगी जी को अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे बहनों भाइयों, आप इस सच्चाई से भी अच्छी तरह अवगत हैं कि विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त। यदि मैं यह कहूं कि विकास की ऑक्सीजन यदि कोई होती है तो चुस्त दुरुस्त कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था कैसी है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोग इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। अब तक मैंने किसी न्यूज पोर्टल पर यह बात पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था कि अब तक 63। तो बहनों भाइयों, मेरे अंदर उत्सुकता जागृत हुई कि अब तक 63 का मतलब क्या। मैंने जब न्यूज पोर्टल पढ़ा तो उस न्यूज पोर्टल में लिखा हुआ था कि अब तक पुलिस के साथ मुठभेड़ में 63 अपराधी यहां पर मारे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यह सिलसिला चला, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने अपनी तरफ से किसी को मार दिया। यदि अपराधी यदि पुलिस के साथ टकराने की कोशिश करते हैं, यदि उनकी जिंदगी पर आग गुजरती है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे। और जिस रफ्तार से सफाई का काम हो रहा है, मुझे लगता है कि सेंचुरी भी पूरी हो सकती है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। और जाते जाते ये खबर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाले की बात आ रही है, उसको लेकर आंदोलन लगातार जारी है। 27 मार्च को एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके लिए लगातार प्रदर्शन चल रहा है। इको गार्डन में 6800 अभ्यर्थी लगातार बैठकें कर रहे हैं और अपने साथियों से अपील कर रहे हैं कि वो आकर इस आंदोलन को ताकत दें और वो इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि सरकार ने जो उनकी कोर्ट में जो मामला चल रहा था, जिसमें एकल पीठ ने जो फैसला दिया है कि पूरे चयन प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट आया है उसकी सूची में संशोधन किया जाए, उसकी सूची को रिव्यू किया जाए। तो उनका कहना है कि चूँकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6800 लोगों को नियुक्ति, जो आरक्षण में छूट रहे थे, उनकी नियुक्ति का फैसला कर लिया था योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने इस बात की पैरवी अदालत में नहीं की। अदालत में इसकी पैरवी करनी चाहिए, ये मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर वो लगातार सरकार पर, अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि सरकार को इस पूरे मामले में डबल बेंच में अपील करनी चाहिए ताकि 6800 सहायक शिक्षकों की नौकरी जो आरक्षण के हिसाब से मिली है उसको बचाया जा सके। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को
को भी साथ ही साथ समायोजित करने की बात सरकार कोर्ट में करे, इसके लिए हम लोगों ने आंशिक रूप से प्रयास किया है अधिकारियों के पास। और 27 तारीख को पर्याप्त संख्या बल रहा तो इस बात को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए आंदोलन 27 मार्च को निर्धारित किया गया है, जिसमें आप सबकी सहभागिता जो है अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में ये सब लोगों का सामूहिक निर्णय है, सबने ये तय किया और सबका कहना है कि इस संघर्ष को इस बार हम लोग लंबा नहीं करेंगे। आप लोगों के भी घर परिवार हैं, आप लोगों को हम यहाँ बिराने में छोड़ के नहीं जाएंगे। 27 तारीख को या तो 6800 में चयनित हर एक भाई बहन यहाँ निकल के आएगा, नहीं तो अपनी किस्मत मान के घरों में बैठे हैं, हम लोग भी अपनी अपनी किस्मत को मान के चुपचाप अपने अपने घरों को बैठ जाएंगे। फिर डबल बेंच के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे 2-4 साल जैसे जो चलना होगा वो नौटंकी चलेगी। सभी भाइयों का ये कहना है कि इस बार आंदोलन 27 मार्च को निर्णायक आंदोलन होगा, जैसे हम लोगों ने पिछले साल 15 अगस्त को किया। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।